हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 7 JCERT बुक यानी झारखंड बोर्ड के बुक का भूगोल का अध्याय 4 जो कि है वायुमंडल। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कोर्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो मैं इसका बेसिक थ्योरी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है कि पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल हमें को अभी समझ में आ गया कि पृथ्वी के चारों ओर जो घेरे हुए कई किलोमीटर तक मोटाई का व्यास का गैसीय आवरण, जिसमें गैस मिला हुआ है, ठीक ना, पृथ्वी के ऊपर जो घिरा हुआ है आवरण, उसी को वायुमंडल कहते हैं। ठीक। और पृथ्वी के आकर्षक शक्ति के कारण यह वायुमंडल इसके साथ टिका हुआ है। अब समझते हैं इस पॉइंट को। तो पृथ्वी का आकर्षण शक्ति क्या होता है? तो पृथ्वी का आकर्षण शक्ति मतलब जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जिसके कारण ये जो वायुमंडल है वो पृथ्वी की सतह से ऊपर अंतरिक्ष नहीं चल जाता है। नहीं तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो वह जो वायुमंडल है वह हवा में बह के उड़ के अंतरिक्ष पहुंच जाएगा, ठीक ना। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपना एक आकर्षण बल जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, उसी के कारण ये जो आवरण है वो चारों तरफ टिका हुआ है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व इसी वायुमंडल के कारण ही संभव होता है, अन्यथा पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होती है। अब जैसे हमने बताया कि पृथ्वी का अपना एक आकर्षण बल है, उसी प्रकार सूरज का भी आकर्षण बल है। तो सूरज का आकर्षण बल होने के कारण, सूरज का आकर्षण मतलब सूरज बहुत बड़ा है तो जिसके कारण उसका आकर्षण बल ज़्यादा है, इसी कारण पृथ्वी उसके चारों ओर रोटेट करने लगता है, मतलब वह पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। जैसे पृथ्वी है वह अपना वायुमंडल को खींचे रखा है, वैसे सूरज पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। और जो चंद्रमा है वो बहुत छोटा है इन दोनों के पिंड के मुकाबले। कोई भी पिंड जो होता है, ठीक ना, तो उनका एक अपना आकर्षण बल होता है। तो पृथ्वी मतलब जो चंद्रमा है उसका भी एक आकर्षण अपना बल है, लेकिन वह बहुत कम मात्रा में है क्योंकि वह छोटा है, इसी कारण वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या है, वीरान है, ठीक ना। वायुमंडल नहीं होने के कारण वीरान है, और वायुमंडल बहुत जरूरी है अस्तित्व के लिए, ठीक ना, जीवों के अस्तित्व के लिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी गैसों से घिरी चादर से घिरी हुई है, गैसों से घनी चादरों से घिरी हुई है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व रहने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता पड़ती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है? यह हमें और पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, और सौर मंडल की हानिकारक किरणों से के बुरे प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। जो सौर मंडल मतलब सूर्य के थ्रू जो हानिकारक किरण आता है उससे भी हमारी सुरक्षा करता है, नहीं तो डायरेक्ट स्क्रीन पे पड़ेगा तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है। आगे लिखा है कि सुरक्षा की इस चादर के कारण ही हम दिन के समय जलने एवं रात के समय ठंड के कारण जमने से बच जाते हैं। यही सौर वायुमंडल होने के कारण ही हम दिन के समय जलते नहीं और रात के समय ठंडा से बच जाते हैं, नहीं तो इतना ठंड पड़ती है यदि वायुमंडल नहीं रहता कि हम जम जाते हैं बर्फ से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है वायुमंडल का संगठन। अब जानते हैं वायुमंडल में कौन कौन सा चीज रहता है। तो वायुमंडल में बहुत सी गैसें पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, ऑर्गन और हाइड्रोजन, ठीक ना, तथा हाइड्रोजन। जैसा कि हम जानते हैं, हम पहला ही चैप्टर में बताए थे कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक ना। तो वही चीज़ क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, ऑक्सीजन गैस 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% है, और ऑर्गन 0.93% है। आदि गैसों के अलावा जलवाष्प और धूलकण भी मौजूद है। ये हम पहले चैप्टर में बता चुके हैं, ठीक ना, पहला चैप्टर जो था। तो सबसे ज्यादा गैस कौन सा रहता है? नाइट्रोजन रहता है। कितना रहता है? 78% रहता है। ये हम बोले थे याद कर लेने के लिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे है कि वायुमंडल में मौजूद सभी प्रकार की गैस हमारे लिए उपयोगी है। जैसे नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक अधिक पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। तो जिस कारण श्वसन क्रिया के साथ कुछ नाइट्रोजन गैस भी हमारे फेफड़े में चली जाते हैं। हमने बताया था उसी समय कि जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, सारा गैस लेते हैं जितना भी वायुमंडल में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो जो चीज़ है, नाइट्रोजन,
ठीक है, लेकिन हम लोग अंदर अंदर ऑक्सीजन को रखते हैं, बाकी जितना गैस है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ज़्यादातर मात्रा में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और नाइट्रोजन जो रहता है ये सब को भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है। और फिर बाहर निकल जाती है, परंतु क्या है कि पौधे का जीवन नाइट्रोजन पर आश्रित है। पौधे के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। यह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाता, तो पौधे जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। जैसे हम लोग ले लिए, तुरंत सांस लिए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सब घुस गया पेट में, लेकिन ये लोग डायरेक्ट नहीं ले पाता। तो इन लोग का क्या है, तो कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, जो पौधे रहता है उसके जड़ में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देता है। ठीक है, जिससे पौधे उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक ना, जिससे पौधे उसका उपयोग कर सके। वो जीवाणु उस नाइट्रोजन को लेकर उस नाइट्रोजन का स्वरूप बदल दिया, जिसके कारण वो स्वरूप बदल जाता है। तो पौधे फिर जड़ के थ्रू, उसके लवण के थ्रू, खनिज लवण के थ्रू उसको ले लेता है नाइट्रोजन को। अब आगे है कि ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलती है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं। पौधे भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा एक समान बनी रहती है। मतलब मनुष्य को और अन्य जानवर को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, एक समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, अब आगे है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में काफी कम मात्रा में होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। जैसे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस वापस देते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण के रूप में होता है। ठीक ना, यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के रूप में होता है। मनुष्य और पशु श्वसन क्रिया के दौरान CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्य और पौधे द्वारा बाहर छोड़े जाने वाले CO2 गैस, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पौधे द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबरी होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। ठीक ना, यहाँ पे हम क्या जाने कि मनुष्य और अन्य जानवर श्वसन क्रिया के दौरान CO2 गैस बाहर निकालती है और मनुष्य और पौधे द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली CO2 गैस की मात्रा पौधे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गैस से बराबरी होती है, जितना वो पौधे प्रयोग कर लेता है, और जिससे संतुलन बना रहता है। लेकिन कोयला, खनिज तेल और आदि ईंधनों के जलने से संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक ना, अब कोयला जला देंगे, खनिज तेल या ईंधन का उपयोग कर देंगे, जलावन, ठीक ना, ईंधन मतलब जलावन, तो उससे धुआं निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो इससे असंतुलन पैदा हो जाता है, जिससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से मौसम में जलवायु प्रभावित होती है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ये भी जान लेते हैं कि वायुमंडल के संगठन। सबसे अधिक मात्रा में ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये आपका नाइट्रोजन है जो 78% है, और ये जो और येलो कलर में है वह 21% ऑक्सीजन, और बाकी जो 1% है वह अन्य गैस है। क्लियर यहाँ पे? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। तो चलिए यहाँ जानने योग्य बात क्या है, जानने योग्य बात ये भी जान लेते हैं कि जब कल कारखानों और मोटर गाड़ी के धुएं से वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ता है तब ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब कल कारखानों द्वारा CO2 की मात्रा बढ़ जाता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो वायुमंडल में एक चादर बना देता है, वायुमंडल में ही जाता है जलने के बाद। तो वहां से क्या होता है, जब सूरज का किरण पृथ्वी पे पड़ता है तो पृथ्वी तप जाता है, पृथ्वी मतलब क्या, जमीन। फिर जब रात होती है तो ये ऑक्सीजन, ये जो हीट है वो फिर ऊपर जाने लगता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यह पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है। उसी को ही ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है, ठीक ना। तो ग्रीन हाउस का प्रभाव बोला जाता है, जिसके कारण हीट बढ़ जाता है पूरा पृथ्वी पे, ठीक ना। इसी को ही बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यही चीज कह रहा है। चलिए आगे है, अब आगे है पृथ्वी की संरचना। ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी।
तो नीचे से ऊपर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। कितने परतों में? 5 परतों में, ठीक ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या बताएं कि कई किलोमीटर तक मोटाई का गैस का आवरण है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसको 5 भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग को कहते हैं क्षोभ मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, क्षोभ मंडल। दूसरा भाग को कहते हैं समताप मंडल, तीसरा भाग को मध्य मंडल, और चौथा भाग को ताप मंडल, और लास्ट वाला जो भाग है उसको बहिर्मंडल कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब ये पृथ्वी की सतह से आरंभ होकर ऊपर उठते जाते हैं, ठीक ना। ये जो परत है, पहले आएगा क्षोभ, उसके बाद समताप, उसके बाद मध्य मंडल, उसका तापमंडल, उसका बहिर्मंडल, ये धीरे धीरे ऊपर होते जाता है। ये परत लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ठीक ना। अब चलिए जानते हैं क्षोभ मंडल के बारे में, ठीक ना। क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, ये बहुत ही क्षोभ विक्षोभ, ठीक ना, जो कहो इसको, ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, ये भी बहुत जरूरी है। तो जानते हैं इस मंडल में आखिर क्या क्या होता है, कि वायु कहाँ पे उड़ता है, थे वायु बोल रहे हैं, हवाई जहाज कहाँ पे उड़ता है, कौन सा मंडल के लिए उत्तम है, ये सब हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए जानते हैं। तो क्षोभ मंडल के बारे में जानते हैं कि इस मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। यह 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर मोटाई तक स्थित है, ठीक ना। यह कहीं कहीं 8 किलोमीटर है तो कहीं कहीं 18 किलोमीटर तक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक ना। इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं, ठीक ना। इसी मंडल होने के कारण इसी मंडल में हम ऑक्सीजन रहता है, वायु रहता है, जिससे हम सांस लेते हैं। तो धरातल से ऊपर जाने के क्रम में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होता रहता। तो क्षोभ मंडल में तापमान घटता है ऊंचाई जाने पे, ठीक ना। क्षोभ मंडल कितना ऊंचाई तक रहता है, 8 किलोमीटर रहता है, या फिर 8 से 18 किलोमीटर तक को क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे यहाँ पे तापमान कम होगा क्षोभ मंडल में, बाकी सब मंडल में नहीं, क्षोभ मंडल में, ठीक ना। तो इसमें कितना कम हो रहा है, 6.5 सेंटीमीटर 1000 मीटर पे, ठीक ना, प्रति 1000 मीटर पे। ये चीज कह रहा है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इसे सामान्य ताप ह्रास, इसको क्या कहते हैं, इसे सामान्य ताप ह्रास कहते हैं, ठीक ना। ये जो कम होता है ऊपर जाने पे, इसको बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास, नॉर्मल लॉप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, नॉर्मल लेफ्ट रेट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो मौसम की प्रति सभी घटनाएं, मौसम, ठीक ना, मौसम का जितना भी घटनाएं होता है, कौन कौन सा घटना, चलो यहाँ पे देख रहे हैं कि मौसम में प्राय सभी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ, जितना भी कुछ होता है, बरसात उरसात जो भी है, ठीक ना, हलचल जो पैदा होता है, यह आदि इसी भाग में घटित होता है, ठीक ना। इसी भाग में तुम्हारा कोहरा, बादल, आंधी, तूफान, ये सब घटित होता है। तो क्षोभ मंडल के गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण संचालन तथा संवहन द्वारा होता है। तो क्षोभ मंडल के गर्म और शीतल होने का कार्य किस कारण होता है, क्षोभ मंडल कभी गर्म कभी शीतल होता है, वो किस कारण होता है, विकिरण संचालन और संवहन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे कुछ जानने योग्य बात लिखा है, पहले वो जान लेते हैं कि क्षोभ मंडल में ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ देता है, कंपटीशन एग्जाम में, जैसे कोई रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो बोल देगा कि क्षोभ मंडल 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना ऊंचाई जाने पे, तो क्या हो जाएगा, 165 मीटर ऊंचाई पर तापमान कितना घटता है, 1 डिग्री कम होता है। पता करें कि हिमालय के माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ठीक ना, ये पता करना आप लोग, और वहां तापमान कितना कम होगा। तो चलो आगे है, कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर अनेक प्रकार की ऊष्मा तरंगे प्रसारित करती है, ठीक है, इसे ही विकिरण कहते हैं। कोई भी वस्तु जो रहता है ना, कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी है, वह हमेशा ऊष्मा का क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक ना, तरंग प्रसारण करता है कोई भी वस्तु, तो उसी को ही विकिरण कहते हैं। जबकि संचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान किया जाता है। अब ये क्या चीज है कि एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरा अणु ऊष्मा प्रदान किया जाए। यदि हम एक लोहा का रड लेंगे और उसको गर्म करेंगे तो क्या देखते हैं कि जहां गर्म कर रहे हैं वहां पहले ज़्यादा गर्म होगा और हैंडल वाला कम होगा, पर धीरे धीरे हैंडल तक गर्म होने लगा। मतलब उसमें क्या होता है, वो अणु होता है, छोटा छोटा जो ऐसे अणु होता है, बहुत सारा अणु से मिलके बना हुआ है,
ठीक ना। कोई भी पदार्थ लो, सबका एक अपना अणु होता है। जैसे मानव ही ले लो तो उसमें उसमें कोशिका जो है वो अणु के रूप में काम करेगा। तो पहले अगर तो ये रड है, लोहा का अणु है, तो इसमें अगर यदि हम गर्म करेंगे तो पहले धीरे यहाँ गर्म हुआ, फिर इसमें गर्म हुआ, फिर इसमें गर्म हुआ, धीरे 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 बढ़ते जाता है। तो इसी को कहेंगे संचलन क्रिया, ठीक ना। मतलब अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है या ग्रहण करता है। यह तभी संभव होता है जब वस्तु के तापमान में विभिन्नता होती है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान ना हो जाए। मतलब धीरे धीरे स्पर्श करेगा अणु और गर्म होते जाएगा, और तब तक गर्म होगा जब तक आगे वाला भाग पीछे वाला भाग के समान ना हो जाए, ठीक ना, सारा वस्तु एक समान ना हो जाए। संचलन को ही परिचालन भी कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक ना, इसको हम देख लेते हैं। ये जो है हम क्षोभ मंडल के बारे में जान चुके हैं। यहाँ पे क्षोभ मंडल में क्या होता है कि जितना भी तूफान उफान आता है, मौसमी घटनाएं होता है, वो तुम्हारा क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल का ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया है, 0 से 5 तक दिया है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि 8 से 18 तक। उसके बाद क्या आएगा, समताप मंडल, ठीक ना, समताप मंडल। अब समताप मंडल के बारे में जानते हैं, चलिए जानते हैं। तो समताप मंडल के बारे में क्या कह रहा है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग समताप मंडल कहलाता है, ठीक ना। क्षोभ मंडल के बाद जो जस्ट भाग होता है उसको समताप मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक ना। इसकी ऊंचाई कितना होता है, 50 किलोमीटर तक होता है। कहाँ से, 20 से 50 किलोमीटर तक का होता है, ठीक ना, 20 से स्टार्ट होता है। इसी मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती। इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती। तो यहाँ पे मौसम परिवर्तन या मौसम के घटना उतना कुछ नहीं होता है, ठीक ना। ये एकदम शांत रहता है। यह हवाई जहाज के उड़ने के लिए उत्तम माना जाता है। अगर यदि पूछ दिया जाए कि हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ता है, तो हम क्या बताएंगे, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे हवाई जहाज कौन सा मंडल पे उड़ता है, समताप मंडल पे। यहाँ ओजोन गैस की परत होती है, ठीक ना। इसी मंडल में ही, समताप मंडल में ही ओजोन गैस का भी परत होता है, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण व हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे ये समताप मंडल है, इसी भाग में, एक भाग में यहाँ पे यहाँ तक तुम्हारा ओजोन का परत रहता है, ठीक ना, जो सूर्य से आने वाली किरण या हानिकारक किरण को से हमारी रक्षा करता है। इसी में सोख लेता है ओजोन परत। क्लियर यहाँ पे? अब हमको समझ में आ गया कि समताप मंडल किसे कहते हैं। समताप मंडल किसके लिए माना जाता है, यहाँ पे स्थिरता रहती है जिसके कारण यहाँ पे प्लेन उड़ाया जाता है, ठीक ना। यही मंडल पे प्लेन उड़ता है, क्षोभ मंडल पे नहीं उड़ता है। क्षोभ मंडल पे उड़ेगा तो वहाँ तो बादल उदल सब रहेगा, बारिश होगा, आंधी तूफान आएगा, तो प्लेन उड़ा ही नहीं पाएगा। लेकिन प्लेन उड़ाने के लिए सर्वोच्चतम उत्तम क्या है, सर्वोच्चतम मंडल क्या है, समताप मंडल। और समताप मंडल में ही क्या जाना है कि ओजोन परत भी पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। यहाँ तापमान लगभग एक समान रहता है। क्लियर यहाँ तक? अब जानेंगे क्या, क्षोभ मंडल के बाद जान गए हम लोग समताप मंडल। क्षोभ मंडल मौसमी घटनाएं होता है, समताप मंडल क्लियर रहता है, यहीं पे ओजोन परत है और यहीं पे प्लेन उड़ता है। अब है मध्य मंडल। तो जानते हैं मध्य मंडल, यहाँ से जान गए कि 50 किलोमीटर तक है। अब मध्य मंडल कितना तक है, 80 किलोमीटर तक। तो यहाँ लिखा है कि यह मंडल समताप और ताप मंडल के बीच वाला परत है, ठीक ना। समताप मंडल जो है और ताप मंडल के बीच वाला परत है, जिसको मध्य मंडल कहते हैं। यह लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली है। कितनी, 80 किलोमीटर तक, देखो यहाँ दिया है। और अंतरिक्ष के आने वाले उल्का पिंड, जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड गिरता है ना, वो गिरते रहता है, तो वह अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इसी परत पे जल जाते हैं। मतलब यहाँ से आया, देखो अंतरिक्ष से आया, बहिर्मंडल अंतरिक्ष से आया और इसी परत में जल के भस्म हो गया, जमीन तक गिरा ही नहीं, ठीक ना। इसी परत में जल जाते हैं। यह मंडल काफी ठंड होती है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान गिरता जाता है। क्लियर यहाँ तक? चलो अब मेरा मध्य मंडल भी हो गया, मेसोस्फीयर। अब जानेंगे हम ताप मंडल, ठीक है। ताप मंडल, तो ताप मंडल में कह रहा है कि यह वायुमंडल, ठीक है, यह वायुमंडल के मुख्य विशेषता है। इस वायुमंडल की मुख्य विशेषता है कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान की अधिक तीव्रता से बढ़ता है।
तो इसमें कह रहा है यही जाने कि इस मंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उसका तापमान अब बढ़ेगा। उस समय क्या हो रहा था, घट रहा था, ठीक ना। तो इस तापमान का मुख्य विशेषता यह है, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इसी परत का एक मुख्य भाग है। इसी भाग में एक मंडल होता है आयन मंडल, ठीक ना। तो आयन मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई, ठीक है, किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत वायुमंडल का भाग है। इसी भाग में विद्युतीय और चुंबकीय घटना घटित होता है, ठीक है। जो विद्युत और चुंबकीय घटना घटित होता है, इस मतलब क्या, यहीं पे विद्युत और चुंबकीय घटना घटित होता है जिससे रेडियो प्रसारण तरंग, चलो पढ़ते हो समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इसी परत के द्वारा दोबारा पृथ्वी पर परिवर्तित कर दिया जाता है। आयन मंडल का उपयोग रेडियो संचारण के लिए होता है। जितना भी सिग्नल उग्नल होता है ना, तो इसी परत में जाता है और यहीं से फिर वापस लौट आता है, ठीक ना। इसी परत में रेडियो सिग्नल तरंगे, ठीक ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक चुंबकीय घटना घटित होती है, विद्युतीय और चुंबकीय घटना घटित होती है। पृथ्वी का प्रसारण, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इसी परत द्वारा दोबारा पृथ्वी पर परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया। जितना भी रेडियो सिग्नल भेजा जाता है इसी परत से वापस आता है। टावर और जो होता है मोबाइल सिग्नल, नहीं मोबाइल सिग्नल, मोबाइल तो सैटेलाइट जो बहिर्मंडल में होता है। चलिए आगे जानते हैं। अब लास्ट है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं, ठीक ना। यह वायु की पतली परत होती है। इस मंडल में हल्की गैसें, हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। यहाँ तापमान बहुत अधिक रहता है, ठीक ना। इसके बाद बाह्यमंडल मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष वाला भाग को ही बाह्यमंडल कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक। तो अब हम जानेंगे मौसम और जलवायु के बारे में, ठीक है। तो मौसम किसको कहते हैं कि वायुमंडल में प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, ठीक है। मौसम हम उसको कहते हैं कि वायुमंडल का प्रत्येक घंटा में जो स्थिति होता है ना, या दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है उसी को मौसम बोलते हैं। लेकिन वही जब दीर्घ काल में किसी स्थान का औसतम मौसम, ठीक है, औसत मौसम उस स्थान का जलवायु बताता है, ठीक ना। और जलवायु किसको बोलते हैं, दीर्घ काल में मतलब लंबे समय के लिए, ठीक ना। लंबे समय के लिए जो औसत मौसम होता है, प्रत्येक दिन मौसम बदलता है ना, कभी ठंडा कभी वर्षा, कभी सीजन चलता है, ठीक ना। तो औसत मौसम जो होता है दीर्घ काल के लिए, जैसे कभी गर्मी ऋतु आ गया, ठीक है, सर्दी ऋतु आ गया, वर्षा ऋतु आ गया, तो वही उसी ऋतु में क्या क्या हलचल हुआ वो औसत मौसम को जलवायु बताते हैं, ठीक ना, जलवायु कहते हैं। तो मौसम के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक ना, और जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी। क्लियर यहाँ तक। तो मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी, और क्लाइमेट के अध्ययन को क्या कहते हैं, जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी। क्लियर यहाँ तक। अब आगे है कि प्राकृतिक वातावरण का बुनियादी तत्व जलवायु होता है, ठीक है। यह स्थल रूप, मृदा के प्रकार तथा वनस्पति को प्रभावित करता है। यह मनुष्य की जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। अब देखो मौसम बदलता है तो प्रभावित करता है, कभी गर्मी कभी ठंडा, ठीक ना। इसमें भोजन, वस्त्र और आवास शामिल है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु चेंज होगा, मतलब ठंडा से गर्मी आएगा तो हम लोग अपना वस्त्र, भोजन और आवास भी शायद बदल सकते हैं, ठीक ना। तो मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व ये है। कौन कौन सा तत्व है मौसम और जलवायु के मुख्य तत्व है, तापमान, वायु दाब, पवन एवं आर्द्रता, ठीक है। तो चलिए तापमान के बारे में जानते हैं। तो तापमान यानी कि टेम्परेचर, तापमान से किसी वस्तु का ठंड या गर्म होने का पता चलता है। वायु में किसी स्थान पर, ठीक है, किसी स्थान पर उस समय का ताप और शीतलता की प्रबलता का तापमान कहते हैं। तापमान किसको कहते हैं कि वायु में किसी स्थान पर उस समय का ताप और शीतलता की प्रबलता को तापमान कहते हैं। कि उस समय ठंडा लग रहा है कि गर्मी लग रहा है, वो कैसा प्रबलता बता रहा है, उसी को तापमान कहते हैं, ठीक है। यह समय के साथ मतलब प्रत्येक घंटे या दिन या महीने बदलता रहता है तापमान, ठीक है। वायुमंडल का तापमान दिन और रात में ही नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार बदलता है। तो तापमान का एक महत्वपूर्ण कारक सूर्य ताप आपतन है, जो तापमान का वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी पर पड़ती है आपतन कहलाती है। समझ में आ गया आपतन के बारे में, ठीक ना।
तो वायु का तापमान, वातावरण का तापमान कैसे बदलता है? सूर्य से जो प्रकाश आती है इसी कारण बदलता है। अब यहाँ पे कुछ जानने योग्य बात है, पहले वो जान लेते हैं कि पृथ्वी का तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों पर जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर वृद्धि होता है, ठीक ना, जिसके फलस्वरूप छोटे छोटे द्वीप एवं द्वीप भी समुद्र में डूब जाते हैं। कुछ कुछ द्वीप जो होता है, जो चारों ओर जल से घिरा हुआ रहता है, उसी को द्वीप कहते हैं। तो कुछ कुछ द्वीप, छोटा छोटा द्वीप डूब जाता है और बहुत सारे पौधे एवं जंतु लुप्त हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं पानी में डूब के। अब यहाँ पे भी एक जानने योग्य बात है। क्या जानने योग्य बात है वो जान लेते पहले, कि तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान को कैसे मापते हैं हम? डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाना जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ठीक ना। बर्फ का तापमान यदि पूछ देगा तो कितना है, तो क्या बोलेंगे? 0 डिग्री, क्योंकि उसी तापमान पे वो जमता भी है बर्फ और गलता भी है, ठीक है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है कोई भी पानी, ठीक ना। कब उबलता है? जब उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। अब चलो जानते हैं सूर्य ताप, ठीक है। सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता है और बढ़ता है। ये चीज कह रहा होगा। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पे एक रफ चित्र बना के, तो समझ लेते हैं इस बात को आखिर क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, ठीक ना। सपोज ये पृथ्वी है, ठीक है। तो बीच से जो यहाँ पे सूरज है, सूरज बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक ना, रोशनी फेंक रहा है, ठीक है। तो किरण आता है, किरण आता है, तो भूमध्य रेखा मतलब बीचों वाला भाग जो एकदम बीच से जाता है उसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। एकदम बीचों बीच, जो पृथ्वी के बीचों बीच जाता है। तो सूर्य का किरण जब आता है तो ज़्यादातर भाग कहाँ पे पड़ता है? भूमध्य रेखा पर पड़ता है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, कि भूमध्य रेखा पर ध्रुवों से, और ध्रुव मतलब किसको बोलते हैं? ध्रुव, ध्रुव ये वाला भाग, इसी को बोलते हैं ध्रुव। 2 ध्रुव होता है, एक पूर्व पश्चिम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना। 2 ध्रुव होता है। यहाँ पे क्या रहता है? बर्फ जमा रहता है सालों साल। तो फिर जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो क्या होता है? तापमान अपने घटेगा। देखो भूमध्य रेखा बीच में है, सूरज का रोशनी डायरेक्ट पड़ रहा है, तो बीच वाला भाग में ज़्यादा कैप्चर कर रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पे गर्मी रहता है। उसका धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सूरज का रोशनी यहाँ पे थोड़ा कम पड़ता है। देखो इतना दूर जाना पड़ता है, जबकि यहाँ पे जो सूरज का रोशनी है डायरेक्ट इसी जगह से स्पर्श कर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना दूर जाना पड़ रहा है। तो भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुव पर जाएंगे, मतलब ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे, तो तापमान क्या होगा? घटेगा। वही चीज़ कह रहा है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं ध्रुव। क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया? इसको बोलते हैं ध्रुव और इसको बोलते हैं बीचों बीच को भूमध्य रेखा, ठीक है। इक्वेटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं। अब बताएं कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, क्योंकि अभी बताएं कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुआ है। देखो इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव में सूरज का रोशनी कम पड़ता है, ठीक ना। यहाँ पे कम पड़ता है सूरज का रोशनी, और मीडिएटर पे मतलब एकदम मिडिल पे, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, यहाँ पे सूरज का रोशनी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ध्रुव पे तुम्हारा कम रोशनी पड़ता है, सूरज का कम हीट आता है, इतना दूर जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे बर्फ जमा रहता है। क्लियर? यहाँ पे दोनों ध्रुव में, ऊपर और नीचे में। तो आपतन पृथ्वी पर एक समान नहीं होता। आपतन मतलब क्या? सूर्य का किरण का विकिरण, ठीक ना। सूर्य का किरण जो आता है, अभी पढ़ा है। तो आपतन में अंतर के कारण जीव जंतुओं का जीवन प्रभावित होता है। जैसे जैसे हम गांव से शहर की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, क्योंकि शहर में कल कारखाने, ठीक ना, मोटर गाड़ियां आदि तापमान को बढ़ाते हैं। तापमान को किससे मापते हैं? थर्मामीटर से, ठीक ना। तापमान को हम किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। जानने योग्य बात, यही सब जो जानने योग्य बात है ना, यही सब तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी सूरज की ऊर्जा से, ठीक ना, पृथ्वी सूरज की ऊर्जा से कई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब, ठीक ना, 2 अरबवें भाग का को ही प्राप्त करता है। पृथ्वी जो सूर्य का ऊर्जा है ना, 2 अरब भाग को ही प्राप्त करता है। चलिए आगे जानते हैं। वायुदाब, ठीक है, वायुदाब तक ही जानेंगे, उसका पवन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है। तो चलिए जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हमारे ऊपर वायु का भार होता है। हमारे ऊपर वायु का भार होता है, ठीक ना। इस वायु में वजन होता है जो दाब पैदा करता है।
यह जानकारी आपको आश्चर्यचकित कर देगी कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाता है, किंतु इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, ठीक ना, जिसी के कारण हम लोग अनुभव नहीं करते हैं। हमारा शरीर विपरीत दिशा में बल लगाता है और हमारा शरीर क्या करता है, उसके विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो चलो जानते हैं, यहाँ पे है उसका डिफिनेशन अब कि पृथ्वी की सतह पर वायु का भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। क्लियर? ठीक है, वायु भी दाब लगाता है पृथ्वी पर, उसी को वायु दाब कहते हैं। अब आगे है कि समुद्र सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह पर, अब जब पूछ देगा समुद्र सतह पर वायु दाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह दाब घटता है, ठीक ना। जैसे जैसे हम हाइट में जाएंगे, ठीक ना, ऊपर जाएंगे तो वायु दाब घटेगा। क्लियर यहाँ पे? और वायु दाब को वायु दाब मापी, ठीक ना, वायु दाब मापी जिसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर से मापा जाता है। तो वायु दाब किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। तापमान किसको मापते हैं, थर्मामीटर से, ठीक ना। तो वायु दाब मापी यंत्र को चित्र 4.3 में प्रदर्शित किया गया है। चलो देखते हैं 4.3। इसमें तो दूसरा चीज़ दिया है 4.3 में। 4.3 में ये दिया है जो पृथ्वी पर पवनें कैसे चलती है। चलिए छोड़ो, हटाइए। चलिए आगे है कि वायु दाब क्षैतिज वितरण उस स्थान क्षैतिज वितरण वायु दाब का क्षैतिज वितरण उस स्थान का तापमान द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। और अधिक ताप वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठता है। तो इसमें कहा कि अधिक ताप वाले क्षेत्र, ठीक ना, वायु दाब जो है वह क्षैतिज वितरण, क्षैतिज मतलब क्या, सतह में, एकदम क्षैतिज, एकदम सतह में जो पड़ता है उस स्थान के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है वायु दाब, क्षैतिज वितरण में। अधिक ताप वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठता है, ठीक है, गर्म होगा और ऊपर उठेगा जहाँ पे अधिक ताप पड़ेगा, और अधिक ताप वाले स्थान पे वायु गर्म होकर ऊपर उठता है। इस कारण यहाँ निम्न दाब क्षेत्र बनता है। अब वायु गर्म होके ऊपर उठेगा तो हीट यहाँ पे उत्पन्न होगा, और गर्म होके ऊपर उठेगा तो वहाँ पे वायु दाब थोड़ा कम पड़ेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, निम्न दाब, ठीक ना। वहाँ पे वायु दाब थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि वो हीट के थ्रू ऊपर उठते जाता है वहाँ का वायु, ठीक है। अब आगे है कि बादल युक्त आकाश, जहाँ बादल होता है एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक ना। बादल युक्त आकाश नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाला क्षेत्र में वायु ठंडी होती है। जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ पे वायु ठंडी होती है, इसीलिए यह भार होती है। तो इसीलिए यहाँ पे वायु भार ज़्यादा होती है, ठीक ना। यहाँ पे जहाँ पे कम दाब पड़ेगा, मतलब जहाँ पे तापमान कम रहेगा, जिस क्षेत्र में कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु दाब ज़्यादा पड़ेगा, और जहाँ उच्च तापमान रहेगा उस क्षेत्र में वायु दाब निम्न पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। और भारी वायु नीचे बैठकर उच्च दाब क्षेत्र बनाता है, ठीक ना। जहाँ पे कम तापमान रहता है वहाँ पे उच्च दाब पैदा करता है, ठीक ना। और जहाँ पे उच्च ताप रहता है, कहाँ, यहाँ देखिए अभी, जहाँ पे उच्च ताप रहता है, अधिक ताप रहता है, वहाँ पे निम्न दाब बनता है। यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। उच्च दाब के कारण आसमान साफ होता है, ठीक ना। जहाँ पे उच्च दाब पड़ता है जिस क्षेत्र में, वहाँ पे का आसमान साफ होता है। वायु दाब तथा तापमान में विपरीत संबंध है, ठीक ना। वायु दाब का तापमान में विपरीत संबंध है। अगर यदि तापमान अधिक रहेगा तो वायु दाब कम रहेगा, और वायु दाब अधिक रहेगा तो तापमान कम रहेगा। यही चीज़ कह रहा है कि विपरीत संबंध है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। कि तापमान ज़्यादा रहेगा तो वायु दाब वहाँ कम रहेगा, और जहाँ तापमान अधिक रहेगा, जहाँ तापमान कम रहेगा वहाँ वायु दाब अधिक रहेगा। अर्थात तापमान अधिक होने पर वायु दाब कम तथा तापमान के कम होने पर वायु दाब अधिक, तो दिखा नहीं ना, तो यहाँ पे अतः वायु दाब तापमान में विपरीत संबंध होता है, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अर्थात यहाँ से अब स्टार्ट होता है, अर्थात तापमान के अधिक होने पर वायु दाब कम और तापमान के कम होने पर वायु दाब अधिक होता है। क्लियर यहाँ तक। और धरातल पे जो एकदम नीचे वाली सतह है वहाँ पे क्या, तापमान में भिन्नता के कारण 3 निम्न दाब पेटी एवं 4 उच्च दाब पेटी का विकास होता है। कितना निम्न पेटी कितना होता है, 3 दाब निम्न पेटी होता है और 4 उच्च दाब पेटी का विकास होता है। इन वायु दाब पेटियों को चित्र
4.4 में प्रदर्शित किया गया है। ठीक ना, देख चित्र तो नहीं दिया है, 4.4 में संवहनी वर्षा दिया है। चलिए हटाइए। तो यहाँ पे हम लोग जाने कहाँ तक है, यहाँ तक कि चित्र 4.1 में प्रदर्शित किया गया, पर कहाँ प्रदर्शित चित्र में तो दूसरा चीज़ है। चलिए, इस चित्र में वायु को मोड़ती हुई दिखाई गई है। अच्छा देख लेते हैं, वायु को मोड़ती हुई दिखाई गई है। हाँ देखो, वायु मुड़ रही है। ठीक ना, चल फिर पढ़ लेते पूरा क्या कह रहा है। तो इस चित्र में वायु को मुड़ती हुई दिखाई गई है। ऐसा इस कारण है कि वायु फेरेल के नियम के अनुसरण करता है। फेरेल का नियम का अनुसरण करता है, और फेरेल का नियम के अनुसार क्या है कि वायु उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं को ओर मुड़ती है। तो वहाँ पे नहीं दिखाया गया ये, ठीक ना, वो चित्र अलग है। तो फेरेल का नियम शायद इसमें किसी बुक में नहीं दिया, नया बुक होगा उसमें दिया हुआ है। तो फेरेल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध मतलब क्या, ऊपरी वाला भाग है। अगर हम बताए थे ये पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध, ठीक ना, ऊपर वाला भाग को उत्तरी, उत्तर, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे बताए थे कि इधर को पूरब कहेंगे, इधर पश्चिम होगा, उत्तर और इधर दक्षिण होगा। तो यहाँ पे कह रहा है फेरेल का नियम क्या, उत्तरी गोलार्ध मतलब ऊपर वाला भाग गोलार्ध, ठीक ना, आधा को गोलार्ध कहा जाता है। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला भाग में दाईं की ओर बढ़ती है, मतलब ऊपरी वाला भाग में दायां मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं मतलब इधर उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा, ठीक ना वायु। अब यहीं पे है जानने योग्य बात, चलिए उसे भी जान लेते हैं कि कह रहा है कि चांद पर वायु नहीं है। हम तो बता चुके हैं कि चांद का आकर्षण बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, जिसके कारण वहाँ का वायुमंडल जो है वह हवा में उड़ गया है, मतलब प्लायन हो गया है, अंतरिक्ष में चले गया है। इसीलिए वहाँ वायु दाब नहीं होता। वहाँ जब वायु ही नहीं है तो वायु क्या दाब करेगा, दाब होता ही नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष सुरक्षित हवा से भरी अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, ठीक ना, उस पोशाक के अंदर हवा रहता है जो उसके शरीर पर दाब लगाता है। यदि वे इसे ना पहने तो अंतरिक्ष यात्री का शरीर द्वारा विपरीत बल लगने से, ठीक ना, उसके शरीर द्वारा जो विपरीत बल लग गया जिसके कारण से रक्त स्रावित हो सकता है, मतलब बाहर ब्लड निकल सकता है फट के नस वस, ठीक ना, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण शरीर पे कोई बल ही नहीं लग रहा है। तो फिर क्या करेगा, ब्लड अंदर का जो तरल है वो बाहर बल करने लगेगा, जिसके कारण वो निकल जाएगा शरीर से, और क्या होगा, वहां पे मौत हो जाएगी अंतरिक्ष यात्री की। इसलिए वो विशेष प्रकार का पोशाक पहनाया जाता है वहां पे, ठीक है। तो आज यहीं पे आगे है पवन। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अब जो बच गया है पवन और आदर्शता, जो बच गया वो नेक्स्ट क्लास में कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।